हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स लगाए हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद लॉ ऑफ फोर्सेस था एंड देन मूवमेंट था। तो आज आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट्स अबाउट द फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर आपको कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ आपको इक्वेशंस हैं जो आप डिराइव करोगे, तो उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये टोटल 3 पार्ट्स कवर कर रहा है। इसमें सब कुछ है, आपका थ्योरी एज वेल एज आपके कुछ डेरिवेशंस हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया है। कुछ इक्वेशंस हैं, उनको प्रूव करना होगा, कुछ फार्मूलास को जनरेट करना होगा एंड देन आफ्टर दैट आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो हर एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन से। ओके, तो फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, जिसको कि आप सिंपल भाषा में मैट्रिक तक पढ़ते आए हो, जिसको घर्षण बोल देते थे, पंजाबी में इसको रगड़ बोल देते थे, ठीक है ना, हिंदी में घर्षण बोल देते थे। तो वही आपका फ्रिक्शन है, उसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में करेंगे आज। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर अनदर बॉडी इट्स अ मोशन इज अपोज्ड बाय अ रेजिस्टिंग फोर्स अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस रेजिस्टिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्या कहना चाहता है यहाँ पे ये, जब आपका एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करता है, ठीक है जी, तो उसका जो मोशन है उसमें आपको यहाँ पे क्या है, कुछ रेजिस्टेंस मिलता है। मींस वो अपोज करता है, मींस वो उस चीज़ को मूव नहीं करने देता। जब भी आप दो सरफेस को, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके हाथ की हथेलियाँ हैं। आप जब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हो, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो वहाँ पे क्या है, हीट जनरेट होता है। तो वो वहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन ही हो रहा है, जो कि वहाँ पे अपोजिंग फोर्स है, दोनों हैंड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रोक रहा है जो, तो वही आपका वहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स है, वही आपका यहाँ पे फ्रिक्शन है। देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ था, व्हेन अ बॉडी मूव ओवर अनदर बॉडी इट्स अ मोशन इज अपोज बाय अ रेजिस्टिंग फोर्स। अब वो जो मूवमेंट हो रहा है उसको रोक रहा है, ठीक है ना, मोशन नहीं करने दे रहा, वहाँ पे एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। जो ये रेजिस्टिंग फोर्स है इसी को आप बोलते हो फ्रिक्शन, ठीक है ना, ये देखो फ्रिक्शन। ओके, देन नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड मेनली अपॉन द मटीरियल ऑफ द टू बॉडीज, अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सरफेस रफनेस एंड अपॉन द प्रेशर बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। और फ्रिक्शन वहाँ पे कितना लग रहा है ये डिपेंड कर रहा है आपका जो वहाँ पे बॉडी है वो किस मटेरियल का है, ठीक है ना। अब जनरली क्या है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है फ्रिक्शन। अब मान लीजिए आपके पास दो लकड़ी हैं, ठीक है ना, दो वुडन के ब्लॉक्स हैं, आप उनको एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करोगे तो क्या होता है, जो वुडन होती है वो फ्लैट नहीं रहती, ऊपर से जनरली क्या है उसकी सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वहीं आप कोई दो अदर मेटल्स ले लीजिए जो स्मूथ होती हैं, उनमें क्या है आपका फ्रिक्शन कम होगा। जितना सरफेस आपका स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन आपका कम होगा। और सेकेंडली वो डिपेंड करता है आप वहाँ पे प्रेशर कितना डाल रहे हो, मींस आप उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कितने प्रेशर से वहाँ पे आप मूव करवा रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन विल बी 0 फॉर 100% स्मूथ और परफेक्टली स्मूथ सरफेसेस। ये वही आ गया, अगर आपका जो बॉडी है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहा है, अगर वो बिल्कुल स्मूथ हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन कोई नहीं होगा। मैंने आपको यही बोला था ना अभी, जो फ्रिक्शन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो सरफेस होती है वो ऊपर से रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है, और वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, फंस जाती हैं जब आप मूवमेंट करवाते हो। तो अगर सरफेस स्मूथ है आपका तो वहाँ पे कोई भी आपके पास इरेगुलरिटी नहीं होगी सरफेस के ऊपर। तो अगर इरेगुलरिटी नहीं है, स्मूथ है सरफेस आपका बिल्कुल, तो वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। ओके, बट ऐसा होता नहीं है, कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं हो सकती। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, परफेक्टली इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक आइडियल और 100% स्मूथ सरफेस। बोलता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100% स्मूथ सरफेस बना सको। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, बेस्ट पॉसिबल स्मूथ सरफेस डू हैव मिनट्स irregularities on the surface and hence force of friction will be negligible but will not be zero। बोलता है बट ऐसा हो सकता है कि आप मिनट, यहाँ पे मिनट का मीन्स क्या है, बहुत कम। बोलता है आप ऐसी सरफेस बना सकते हो जहाँ पे बहुत कम इरेगुलरिटी हो,
ठीक है ना, जिसके कारण क्या है फ्रिक्शन आपका बहुत कम हो जाएगा, निगलिजिबल हो जाएगा, बट फ्रिक्शन कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होगा। मीन्स आप 100% स्मूथ सरफेस कभी भी नहीं बना पाओगे। तो यहाँ से आपको फ्रिक्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा। बस फ्रिक्शन क्या है, जब भी आप किसी दो सरफेसेस को एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करवा रहे हो, देन जो वहाँ पे अपोजिंग फोर्स जनरेट हो रहा है वो आपका फ्रिक्शन है वहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट देखिए आगे फर्दर डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये वही आ गया। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल से आपको दिखा रखा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका इधर वाला। अब बॉडी को आप इस साइड मूव कर रहे हो, ठीक है ना। फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो फ्रिक्शन आपका यहाँ पे इस साइड लग रहा है। देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये आपके द्वारा फोर्स लग रहा है ब्लॉक को खींचने के लिए। अगर आप वही फोर्स उल्टा लगाते, आप ब्लॉक को इस साइड में लेके जाते, तो फ्रिक्शन आपका इस साइड में आ जाना था, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट के ऑपोजिट रहता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है अब, when a motion occurs or about to occur between the two surfaces in contact at the time because of interlocking of irregularities the surface oppose the motion। ये वही आ गया, जब भी आप दो सर्फेसेस को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हो तो सरफेस आपका स्मूथ नहीं है, दोनों इरेगुलर होते हैं, तो इंटरलॉकिंग हो जाता है वहाँ पे। तो जो इंटरलॉकिंग है यही आपका यहाँ पे अपोजिंग फोर्स बनता है और यही आपका फ्रिक्शन बनता है, जो कि मोशन को आपका यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। ओके, देन नेक्स्ट देखिए रजिस्टिंग फोर्स जनरेटेड ड्यू टू इंटरलॉकिंग इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बस वही जो आपका अपोजिंग फोर्स यहाँ पे है उसी को आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हो। मीन्स आपकी जो पहली स्लाइड्स में मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किए हैं वही यहाँ पे बता रखे हैं। बस यहाँ पे क्या है, ये आपके पास डायग्राम एक एक्स्ट्रा आ गया है। इस डायग्राम से आपको बस ये याद रखना है कि जो आपका फ्रिक्शन होता है वो हमेशा मोशन के उल्टी डायरेक्शन में लगता है। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखिए, इफ़ कॉन्टैक्ट सरफेस इज स्मूथ फ्रिक्शन विल बी लेस। ये भी आपको मैंने अभी बताया था, फर्स्ट स्लाइड को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। 3 केस बन जाएंगे, 2-3 केस। अगर सरफेस स्मूथ है तो आपका क्या है फ्रिक्शन बहुत कम होगा, बट अगर सरफेस आपका रफ है तो फ्रिक्शन क्या है बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन देखिए, इन मशीन पार्ट्स लाइक पिस्टन, बेरिंग, लीनियर एक्सेट्रा अटेम्प्ट आर मेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन टू इंक्रीज लाइफ ऑफ पार्ट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन। अब आपने वर्कशॉप में काम किया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर में, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे क्या देखते थे, हमारे पास मशीन पार्ट्स होते थे, ठीक है ना। तो जनरल एक सिंपल सी एग्जांपल लीजिए, आपका सबसे बढ़िया फिटिंग और आप वेल्डिंग में काम करते थे, आप वहाँ पे वर्क पीस को तैयार करते थे पहले, तो उसको हेक्सा से कट करते थे। तो आपको बोला जाता था वहाँ पे वाटर डालिए, क्योंकि जो आपका हेक्सा का ब्लेड है वो टूट जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब वो गर्म क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या है फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो रहा था। मींस अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो क्या है हमारे मशीन पार्ट्स को वियर एंड टियर करेगा। तो हमें ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं चाहिए। फ्रिक्शन ज़रूरी भी है हमारे लिए, बट इतना भी ना हो कि हमारा काम करना है वो मुश्किल वहाँ पे कर दे, ठीक है ना। तो वही है, अब मशीन पार्ट्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो कम से कम रहे, जितना नेसेसरी उतना ही चाहिए, ताकि जो हमारे मशीन पार्ट्स हैं उनका लाइफ बना रहे, वो अच्छे से काम कर पाएँ। ओके, द नेक्स्ट देखिए, आउटर सरफेस ऑफ व्हीकल टायर्स इज़ मेड रफ फॉर फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस फॉर सेफ ड्राइविंग। अब ये देखिए एडवांटेजेस आ रहे हैं सारे, फ्रिक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं उसका पॉइंट बन रहा है ये। अब बोलते हैं ये टायर्स और रोड के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन होना चाहिए, ताकि आपके ब्रेक्स वगैरह इजीली लग जाए। अगर ब्रेक ना लगेंगे तो व्हीकल आपका स्किड कर जाएगा। जनरली अब घरों में आप देखते हैं, हम बोलते हैं फर्श के ऊपर पानी है तो उसके ऊपर तिसलन है, हम फिसल जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो पानी वहाँ पे क्या करता है, जो फर्श है और हमारे फुट है इनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसा ही अगर रोड्स के ऊपर आपका बारिश हुआ है, स्लिपी रोड, आपके टायर भी घिसे हुए हैं, आपने टायर रिप्लेस नहीं करवाए हैं, काफ़ी पुरानी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, तो क्या है वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका व्हीकल स्किड कर सकता है। तो क्या है फ्रिक्शन ज़रूरी है, इसलिए टायर्स और रोड्स के बीच में फ्रिक्शन रखा जाता है ताकि आपकी सेफ्टी हो सके, आप व्हीकल को जब चाहे वहाँ पे स्मूथली रोक सको जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो उसके ऊपर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाई फ्रिक्शन विल स्लो स्मूथिंग डाउन, ठीक है ना। मीन्स अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो चीज़ों को स्लो करेगा, हमें ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है अगर आपको किसी चीज़ को मूव करवाना तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा। एक आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिएगा अच्छे से। एक
गाड़ी आपके पास, कार आपके पास खड़ी हुई है, आप इसको आप देख रहे हो भी गाड़ी आपका खड़ा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, मीन्स गाड़ी आपने इंजन स्टार्ट नहीं किया हुआ, बट आपने उसको मूव करवाना, तो आप क्या बोलते हो, उसको धक्का मारिए, ठीक है ना। तो गाड़ी जब खड़ी है तो जो उसके टायर्स हैं और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आप उसको धक्का मारने लगे हो, 1% धक्का मारा है, वो नहीं हिल रहा क्योंकि फ्रिक्शन उसमें भी प्रॉपर है। उसको ओवरकम करने के लिए आपको वो जो वहाँ पे फ्रिक्शन है, जो रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स वहाँ पे लग रहा है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अब, कंसिडर अ बॉडी रेस्टिंग ऑन द सरफेस, इफ़ अ लिटिल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी इट विल नॉट मूव बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स विल रेजिस्ट द मोशन। भैया आ गया, बोलता है एक बॉडी था आपके पास, एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने हल्का सा थोड़ा सा फोर्स लगाया, बट बॉडी मूव नहीं किया। क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसने मोशन को एडजस्ट कर दिया, उसने बोल दिया ये मूव नहीं होगा क्योंकि मेरी वैल्यू ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा था, इसलिए आपका बॉडी मूव नहीं कर पाया। देन नेक्स्ट सेकंड केस में देखिए, विद फर्दर इंक्रीज इन एक्सटर्नल फोर्स बॉडी विल नॉट मूव बट देयर इज़ अ लिमिट ऑफ डेवलपिंग फ्रिक्शनल फोर्स। आपने जो एक्सटर्नल फोर्स था, बाहरी फोर्स था, जो बॉडी को खींचने के लिए आप लगा रहे थे, धक्का मारने के लिए लगा रहे थे, आपने उसको बढ़ा दिया, लेकिन बॉडी आपका फिर भी मूव नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या आपके पास एक लिमिट आ गया है फ्रिक्शन फोर्स का, मीन्स आपका जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स था वो पहुँच चुका है। देन फिर आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को और बढ़ा दिया। इफ एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, अब जो फ्रिक्शनल फोर्स था आपका, जो एक्सटर्नल फोर्स है उससे भी ज़्यादा हो गया है। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, आपका फ्रिक्शन ओवरकम हो गया है, तो बॉडी आपका क्या है, मूव कर जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी विल मूव। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन बी डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस when body is just on the point of moving is called limiting force of friction। क्या मीन्स हुआ, ये बोल रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो आपका डेवलप हुआ है एट कॉन्टैक्ट सरफेस, जहाँ पे दोनों सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट कर रही थी, तो ये आपका मान लीजिए कॉन्टैक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के मूव होने से पहले, उसको आप बोलोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो वो आपका होगा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, समझ में आ गया। पहले हम जस्ट एक फ्रिक्शन का डेफिनेशन करते आए थे, अभी हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स क्या हुआ, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स आप इसको बोल सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखिए, अब आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसमें पहला आपके पास स्टैटिक, देन डायनामिक है। अब डायनामिक के आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, स्टैटिक में आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था जब हमने पढ़ा था अप्लाइड मैकेनिक्स एंड इट्स अ ब्रांचेस, उसमें मैंने ब्रांचेस के अंदर भी ये पढ़ा था स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है ना। स्टैटिक मीन्स क्या था, एट रेस्ट पोजीशन, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन के ऊपर है तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं आप स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब बॉडी मूव कर रहा है तब जो फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये आपका हो गया एट रेस्ट। ठीक है जी, और ये हो गया आपका इन मोशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया इन मोशन, मोशन हो गया, ये आपका रेस्ट हो गया। ओके, अब डायनामिक फ्रिक्शन के आगे दो फर्दर क्लासिफिकेशन आ गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है तब जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल कर रहा होता है, रोल मीन्स आपका ये सर्कल हो गया, अब ये रोल कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता जाएगा ना, तो इसको होगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, अब स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए पहले, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। वही आ गया ना, जब आपका बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब उसके अंदर केस देखिए दिखाया है इन्होंने, इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ़ अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स कम है, फ्रिक्शनल फोर्स से तो बॉडी मूव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम है लेकिन जो फ्रिक्शन है ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वो बॉडी को मूव नहीं करने देगा। देखिए, देन देयर इज़ नो मोशन, तो वहाँ पे कोई मोशन नहीं होगा। सेकंड केस आपके पास आ गया डायनामिक का। अब डायनामिक में देखिए, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन मोशन, जब बॉडी आपका मोशन में है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका होगा डायनामिक फ्रिक्शन। ओके,
डायनामिक फ्रिक्शन इज आल्सो ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सिंपल सी बात है, जब बॉडी खड़ी है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अब बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन कम होगा। इसलिए हमेशा क्या है, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा रहता है, डायनामिक फ्रिक्शन आपका हमेशा कम रहता है। अब आगे इसकी फर्दर हमने टाइप पढ़ी थी, एक स्लाइडिंग था, एक रोलिंग था। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखिए पहले, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है तब जो फ्रिक्शन होगा वहाँ पे उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, इसका एग्जांपल दे रखा है, देखिए टू पुश द टेबल ऑन फ्लोर, आप फ्लोर के ऊपर टेबल को पुश कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल हो गया। द नेक्स्ट रोलिंग, जैसा कि आपको मैंने बताया था, रोलिंग में क्या है, उसके ऊपर बॉडी रोल करती है, एक बॉडी दूसरे के ऊपर। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट रोल ओवर अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल कर रही है तब जो फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसका एग्जांपल देखिए, टू मूव द ड्रम बाय रोलिंग, एक ड्रम में आप उसको रोल कर रहे हो फर्श के ऊपर, ठीक है। बॉल बेरिंग यूज्ड इन मशीन्स, बॉल बेरिंग्स है वो भी रोल करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट आपका आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिए, हमेशा क्या है, जब भी आपके पास इसके न्यूमेरिकल आएंगे उसमें भी क्या है, आपका ये डायग्राम जो है ये सबसे मेन डायग्राम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ डायग्राम है कैसे। देखिए ये सरफेस था, ये आपके पास एक बॉडी है। अब हमेशा बॉडी का जो वेट है वो नीचे लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डबल हो गया, और बॉडी के अगेंस्ट यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जिसको आर के पैर में हम एन डाल के लिखेंगे, ये आपका होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। ये हमेशा जो टॉप सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा आपका। अब बॉडी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, अगर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन आपका रिवर्स उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। तो बस यही यहाँ पे 4 एरो दिखा रखे हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, डब्ल्यू, वेट ऑफ ब्लॉक। अब वेट कहाँ है, नीचे लग रहा है, देखिए, ठीक है ना। वेट हमेशा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो ये आपका वेट हो गया। सेकंड नॉर्मल रिएक्शन, ये जैसा कि आपको मैंने बताया है, जो सरफेस होगा उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर लगेगा, 90 डिग्री के ऊपर, तो ये आपका एन यहाँ पे नॉर्मल जा रहा है, ठीक है जी। देन पी एक्सटर्नल फोर्स, ये रहा पी, ये फोर्स आप लगा रहे हो बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, बॉडी आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखिए पी आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया और एफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहाँ पे आपके पास देखिए, ये आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ हो गया और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब आपको मैंने सेकंड चैप्टर लॉ ऑफ फोर्सेस में बताया था इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा सेंटर में लगेगा। आपको मैंने बताया था ना, अगर आपके पास एक फोर्स हॉरिजॉन्टली है एक वर्टिकली है तो उनका जो टॉपिक का नाम था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो उनका जो रिजल्टेंट है उनके सेंटर में लगेगा। तो ये उसका रिजल्टेंट हो गया, जो कि आर के साथ हमने दिखा रखा है। तो आर वही हो गया रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ, ठीक है जी। अब यहाँ पे टॉपिक का नाम था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है एफ और एन का, ठीक है, रिजल्टेंट आर। अब जो आर नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये वाला एंगल, समझ गए। एंगल क्या रखा है ना, फाई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसका एक और नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ओके। द वैल्यू ऑफ फाई इज़ मोर फॉर रफ सरफेस एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस, वो हम पहले ही बता के आए हैं। अगर रफ सरफेस है तो यहाँ पे सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी आपकी, ठीक है ना, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आप बोल रहा है, अगर आपका जो सरफेस है वो रफ़ है तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, ओके। समझ आ गया जी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, समझ ना आएगी तो पूछ लीजिएगा। आगे एक छोटा सा डेरिवेशन है वो करते हैं आप, इसी डायग्राम से ही करना पड़ेगा, वो डायग्राम के लिए हम इसी स्लाइड के ऊपर वापस आएंगे, ओके। देखिए अब इस टॉपिक का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन इसके नीचे आ गया है, तो इस टॉपिक का नाम आपका है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने निकालना है, यहाँ पे क्या होता है उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वही देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए लिमिट क्या लिखा है यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आपका यहाँ पे एफ है, ये बोल रहा है एफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नॉर्मल रिएक्शन के एन के, ये यूनिवर्सल है, ये होता ही है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका जो मतलब जो फ्रिक्शन और फोर्स है यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन के, ओके।
अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का सिंबल है, अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू लग गया, या आप मैट्रिक्स से करते आए हो ना थ्योरम्स के अंदर में। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो इक्वल लग जाएगा, अब लेकिन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे लगता होता है, तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट लगा रहे हैं वो आपके पास है म्यू, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे म्यू कांस्टेंट लगाया, और जो म्यू कांस्टेंट आपने लगाया है, ठीक है, आपने म्यू का वैल्यू निकाल लिया, ये आपके पास आ गया F/N आ गया। F यहाँ पे आपका था लिमिटिंग फ्रिक्शन और N आपका है नॉर्मल रिएक्शन। तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप किसको बोलते हैं, यहाँ पे उसका सिंबल है म्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका यहाँ पे क्या है, म्यू है, और ये रेशियो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। आपने याद रखना है, ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, F/N होता है, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेशन करना है, अब ये बोलता है म्यू इज इक्वल टू F/N आ गया, ठीक है जी। अब देखिए फ्रॉम फिगर का कोर्स जो भी करके आए हैं वहाँ से देखिए, अब इसने क्या लिखा है, tan phi इज इक्वल टू F/N, tan phi इज इक्वल टू F/N। अब tan phi ये देखिए, tan phi, ये phi यहाँ पे आ, अब इसका एंगल निकालना है आपने, tan phi बोला है इसने। अब tan क्या होता है याद कीजिए, मैट्रिक में पढ़ते हैं ना ट्रिगोमेट्री के अंदर, tan आपका होता क्या था, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, F होगा, और बेस आपका क्या होगा, N होगा, ओके। तो वहीं यहाँ पे देखिए F/N आपका आ गया है। अब एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये आ गया, दोनों को कंपेयर करोगे तो F/N दोनों में कॉमन है, तो F/N से F/N कट जाएगा, तो आपका tan phi इक्वल टू म्यू किया जाएगा, वही यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू tan phi, ओके। अब आपको मैंने केस बताए थे स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आ गया, ये इनका जस्ट फार्मूला है, सेम ही लगेगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, it is defined as the ratio of the limiting friction to the normal reaction offered to the body by the surface provided the body is in impending condition। एक impending condition में है, बस दूसरे में क्या है, मोशन में है, वही आपका बस, ये आपका स्टैटिक हो गया, ये आपका काइनेटिक हो गया, ठीक है ना। अब ये याद रखिएगा, एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया यहाँ पे, एक आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन क्या है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं tan एंगल के, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या था, म्यू था, म्यू इज इक्वल टू आपके पास आया है tan phi के, और phi क्या था आपका यहाँ पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। देन नेक्स्ट आपका ये आपका है एंगल ऑफ रिपोज, इसके नीचे छुप गया है यार, ये स्लाइड पता नहीं क्यों गलत हो गई है, REPOSE, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है जी। अब देखिए आपको मैं प्रीवियस डायग्राम से समझाता हूँ। अब इसमें क्या था, हमारी जो बॉडी थी वो बॉडी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ी थी, और सरफेस हमारी हॉरिजॉन्टल थी, ये हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं हमेशा अपनी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ही होगी। फॉर एग्जांपल कोई अपनी जो सरफेस है वो इंक्लाइन किसी एंगल के ऊपर हो सकती है, जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे रोड्स बनी होती हैं, गाड़ियाँ उसके ऊपर मूव करती है तो वो स्लोप के ऊपर जाती है ना। तो ऐसे ही हमेशा हमारा जो ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये एंगल के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये आपका ग्राउंड हो गया, और ये आपका सरफेस ऐसे यहाँ पे पड़ा है, तो ये जो एंगल यहाँ पे नीचे बन रहा है ये आपका होता है एंगल ऑफ रिपोज। देखिए वहीं से आपको समझाता हूँ, देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या लिखा है, विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस द मैक्सिमम एंगल एट विच बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। वही बोल रहा है, बोलता है यहाँ पे आपका इंक्लाइंड सरफेस था, अब आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, तो वो वाला एंगल जहाँ पे आपका बॉडी अपने आप नीचे आना शुरू कर देता है, स्लाइड करना शुरू कर देता है, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है। देखिए अब क्या लिखा है इसने, यहाँ पे डेरिवेशन कर रखा है छोटा सा, वो देखिए, कंसिडर अ बॉडी ऑफ वेट W, वही आपका बॉडी का वेट W है, ठीक है। ये अब इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है, और इसका जो वेट है वो नीचे 90 ग्राउंड की तरफ आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो नीचे आ रहा है, ओके। तो अब इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, इसको ना आपको मैं विद द हेल्प ऑफ कॉपी और ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। तो जस्ट आप यहाँ पे एक टॉपिक देख लीजिए बस, एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी बनेंगे तो आपको मैं साथ इसका डेरिवेशन भी उसके साथ ही बता दूंगा आपको, इसका फार्मूला यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ है ये, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज याद रख लीजिए बस।
जब भी आपका जो सरफेस है वो इंक्लाइंड होगा और एंगल इतना हो कि बॉडी आपका अपने आप नीचे को स्लाइड करना शुरू कर दे, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखिए, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन एफ विद अप्लाइड फोर्स पी। अब जैसे जैसे फ्रिक्शन आपका होगा, आपको फोर्स के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वो यहाँ पे आ गया। देखिए, इफ़ द फोर्स पी इज़ इंक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स एफ आल्सो इंक्रीज। वही है, अब आप फ्रिक्शन ज़्यादा लगा रहे हो, अब फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो तो क्या है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। काउंटिंग टू अपोज पी अंटिल द मैग्नीट्यूड, इसको छोड़िए, इसको भी आपको मैं जब आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तो उसमें इसके स्पेशल केसेस बनेंगे, तो वहाँ पे आप इसको इजीली हैंडल कर पाओगे, समझ सकोगे। अब ये देखिए, लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कई बार एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड टू मूव। ये पहला पॉइंट वही आ गया कि बॉडी आपका जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमेशा आपका फ्रिक्शन उससे उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ये वही आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाला फंडा आ गया, जो हमने डेरिवेशन करते वक्त कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, जितना एफ बढ़ेगा उतना ही आपका पी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा, उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा, तो वही यहाँ पे है। थर्ड, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। ये भी हम अब करके आए हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने निकाला था म्यू, तो वो आपका था F/N, तो वही यहाँ पे इसने बता रखा है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, म्यू हमारा यहाँ पे कांस्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू फोर्सेस। अब ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक मीन्स क्या था, आपका स्थिर स्थिति में मीन्स जब आपका बॉडी रेस्ट पे है, तो वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा कि कितना एरिया आपस में इसका कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। ये डिपेंड करेगा सरफेस आपका कितना रफ है, जितना ज़्यादा सरफेस आपका रफ होगा उतना ही फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होगा। ओके, तो ये थे आपके लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देन आपका आ गया लॉस ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन द बॉडी मूविंग। ये ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, एक आधे पॉइंट का डिफरेंस ही आएगा। उसमें भी यही था, इसमें भी यही है कि बॉडी आपका जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्रिक्शन आपका उससे उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। सेकंड पॉइंट भी वही आ गया आपका कि हमेशा F/N का रेशियो कांस्टेंट रहता है। थर्ड देखिए, अब थर्ड में यहाँ पे डिफरेंस होगा बस, फॉर मॉडरेट स्पीड द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन कांस्टेंट। अगर स्पीड आपकी कम है, मॉडरेट है, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वहाँ पे वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। बट जैसे जैसे स्पीड आपका बढ़ता जाएगा वो आप कम होता, फ्रिक्शन आपका कम होता जाएगा, तो वही देखिए, बट इट डिक्रीज स्लाइटली विद इंक्रीज ऑफ स्पीड। तो ये आपके थे लॉस ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। तो जो थ्योरी का पार्ट था बस वो इसमें इतना ही था। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता होता है, लेकिन वो आप खुद कीजिएगा, आपको मैं असाइनमेंट में भी दूंगा। वो क्वेश्चन होता है, एक इसमें क्वेश्चन डाल देते हैं, फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी बट एज वेल एज एन एविल। मीन्स फ्रिक्शन हमें ज़रूरी भी है लेकिन ये हानिकारक भी है। एविल मीन्स यहाँ पे डेविल जैसे पढ़ते हो ना, तो वैसे बोल देते हैं। फ्रिक्शन हमें ज़रूरी है, चाहिए भी और नहीं भी, नुकसानदायक भी है। क्यों? तो मीन्स फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज तो आपको बता ही दिया, हम फ्रिक्शन ना हो तो लिख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन हमें ज़रूरी है। नुकसानदायक क्या है, मशीन पार्ट्स जैसे आपको बताया मैंने, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वियर एंड टियर कर जाएंगे। तो ऐसे ही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो आपने करने हैं, ठीक है। एक है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे, ये भी आपको मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा, आप नेट से ढूंढ के खुद इसका आंसर लिखिएगा। अब देखिए, फ्रिक्शन को आपने कम करना है, कैसे करोगे। हम बोलते हैं फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो कम करने के लिए क्या है, जो आपस में सरफेस कॉन्टैक्ट में है तो आप उनका जो कॉन्टैक्ट है वो कम कर दीजिए। मीन्स आप स्लाइडिंग मत बनाइए, उसको रोलिंग बनाइए, पॉइंट कॉन्टैक्ट करवाइए, या आप जैसे लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट डालिए, यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे लकड़ी है उसमें मॉइस्चर आ जाता है, फूल जाती है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो मॉइस्चर को अवॉइड कीजिए। तो मटीरियल ही आप ऐसा लीजिए तो जिसमें फ्रिक्शन कम हो। तो ये सभी पॉइंट्स आगे जो आपने लिखने हैं ढूंढ के नेट से, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। इसमें आपका थ्योरी पार्ट मैंने कवर करवा दिया है। नेक्स्ट में आपका डेरिवेशंस करेंगे और फर्दर देन न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी 2-3 लेक्चर और लगेंगे इसके, तो उसके बाद जो भी लेक्चर होगा वो वाइट बोर्ड के ऊपर होगा, बिकॉज आपको डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स समझाने हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसको देखिएगा, जो भी समझ में ना आए तो पूछिएगा। ओके, बाय बाय।